कुंडा के डीएसपी जियाउल हक का जनाजा तो उठ गया, मगर क्या यूपी में अब और कोई खून नहीं बहेगा? क्या यूपी में जुर्म की सूरत बदलेगी? जुर्म को लेकर सरकार की कोशिश और आंकड़ों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। 10 दिन बाद अखिलेश सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस 1 साल में यूपी में जुर्म की तस्वीर और बदतर ही हुई है। बूढ़े बाप के कांधे पर जवान बेटे का जनाजा, दुनिया में इससे बड़ा और भारी बोझ और कुछ हो ही नहीं सकता। पर इस बदनसीब बाप के इस बोझ को आप महसूस करें, उससे पहले वक्त को थोड़ा सा पीछे खिसका देते हैं। मैं आज ज्यादा ईश्वर की खबर लेता हूँ कि मैं गुरु द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सदा और निष्ठा रखूंगा। देश के सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी यहाँ एक बाप अपने बेटे के कंधे पर डाल रहा है। जवान और मजबूत कंधे देखकर लगा था चलो कम से कम अब तो यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। पर अफसोस, बस कैलेंडर बदला, तारीखें बदली, वक्त बदला, नहीं बदली तो यूपी की तकदीर और तस्वीर। और ये तस्वीर इस न बदलने वाले राज्य की तकदीर की सबसे बड़ी गवाह है। डीएसपी जियाउल हक के पिता शमसुल हक अपने जवान बेटे का जनाजा ले जा रहे हैं। जाहिर है, जिस राज्य में जब तक बेटे का जनाजा बाप के कंधे पर निकलता रहेगा, उस राज्य की सूरत वैसे भी नहीं बदल सकती। दरअसल सच्चाई यह है कि हमने जो नहीं सीखा है वो ये कि मानव सभ्यता की इस लंबी दौड़ जुर्म और सियासत के कॉकटेल को नजरअंदाज करते रहना है शायद सबके लिए बेहतर है। और इस सच्चाई के पैमाने पर डीएसपी जियाउल हक अकेला नहीं था। इस वक्त जब हम और आप ये बातें कर रहे हैं, उसी यूपी के किसी शहर, कस्बे, मोहल्ले, घर में किसी और का जनाजा उठाने की तैयारी चल रही होगी। अब आप ही बताइए, ऐसे राज्य में ऐसे जनाजे को लेकर हम और आप क्या कभी अपने गिरबान झांकने की हिम्मत करेंगे, या बस फिर 2-4 दिन नारे लगाकर, मोमबत्तियां जलाकर बस ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम उन जैसों में से नहीं है जिन्होंने जियाउल हक को मारा। इसके बाद फिर खामोश हो जाएंगे तब तक जब कि किसी और के बेटे का जनाजा न उठे। क्यों? सही था ना? अरे यही तो होता आ रहा है और शायद यही होता भी रहेगा। करीब 10 दिन बाद अखिलेश सरकार को लखनऊ की गद्दी पर काबिज हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। 15 मार्च 2012 को अखिलेश ने यूपी की बागडोर संभाली थी। पहला वादा यही किया था कि राज्य में जुर्म की तस्वीर बदल कर देंगे। तस्वीर सच बदली, मगर अच्छी होने की बजाय और बुरी हो गई। सरकार ने अपने पहले 100 दिन यानी 15 मार्च 2012 से 26 जून 2012 तक 1164 मर्डर, 370 रेप, 356 किडनैपिंग और 920 लूट के साथ मनाए। अब इसी सरकार के 365 दिन पूरे होने वाले हैं, तो सारे आंकड़ों को तिगुना कर दीजिए, क्योंकि आगे के आंकड़े भी यही बताने जा रहे हैं। जाहिर है इन्हीं बदसूरत आंकड़ों का आईना है ये जनाजा। आज शमसुल हक के घर से उठा है, कल किसी और का घर होगा। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ है क्या ढूंढती रहती है निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता।
कुंडा से कुमार अभिषेक के साथ आमिर हक, प्रतापगढ़, आज तक। मरहूम डीएसपी जियाउल हक के परिवार के जख्मों पर नौकरी और मुआवजों का मरहम लगाया गया है। भरोसा दिलाया गया है इंसाफ का। भरोसा खुद मुख्यमंत्री ने दिलाया है। अब डीएसपी की पत्नी परवीन चाहती हैं कि राजा भैया को गिरफ्तार किया जाए। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने देवरिया में परवीन आजाद से बात की। कुंडा के डीएसपी जियाउल हक बहादुर थे और लड़ते लड़ते भीड़ के सामने उनकी हत्या हुई है। इस वक्त उनकी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उनकी मौत के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए उनकी पत्नी परवीन आजाद हमारे साथ मौजूद है। परवीन जी, ये बताइए कि आपकी लड़ाई अब कैसे शुरू होगी और ये अब कहां तक ले जाएगी? शुरू क्या होगी, शुरू हो चुकी है। लड़ाई क्या है? ये इंसाफ है, ये एक मांग है। कोई मेरी लड़ाई नहीं कि मैं जंग पे निकली हूँ लड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं आम इंसान हूँ, एक सिंपल लिविंग वुमन जो एक आराम से जिंदगी गुजार रही थी। उसके पति के साथ नाइंसाफी, उसको मारा गया, तो वो अपने सरकार से ये बात कह रही है। बस वो ऑन ड्यूटी थे, उनका ड्राइवर भाग जाता है, उनका फॉलोअर, उनका जो है गनर भाग जाता है, उनके साथ जो लोग हैं वो भाग जाते हैं। गांव वाले उनको घेर के, और चाहे गांव वाले ऐसे नहीं कर सकते हैं। जो लोग वहां पे इंटेंशनली इनको बुलाए थे, बुला करके मारते हैं, पीटते हैं। वो घाव देखकर कोई भी पागल हो सकता है, कोई भी यही गुहार लगाएगा और इंसाफ मांगेगा। और मैं सिर्फ उसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आइंदा ऐसी हरकत कोई न करे। किसी पुलिस वाले पे को ऐसे सरेआम ना पीटा जाए, उसको ना मारा जाए, पुलिस वाले ही नहीं, किसी भी इंसान के साथ। अब क्या लगता है कि क्या सचमुच आपके साथ इंसाफ हो रहा है? अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि इंसाफ होगा, और मुझे यकीन भी है चीफ मिनिस्टर पे वो करेंगे। जैसे उन्होंने मेरी हर एक बात सुनी, जो कॉन्शियस भी थी, और बहुत सारी बातें हमने अनकॉन्शियसली भी कही उनसे। मैडम, ये बताइए कि जिस तरीके से ये घटना घटी, इसके लिए आपको क्या लगता है ये पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है या उनको टारगेट किया गया? क्योंकि अभी प्री प्लान मर्डर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भीड़ ने उन्हें मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे हिसाब से प्री प्लान मर्डर है। अगर सीबीआई की जांच हो रही है, उसमें ये सब कुछ सामने आ जाएगा। वो लोग इंजर्ड नहीं, ना गनर इंजर्ड है, ना ड्राइवर इंजर्ड है, और लोग साथ में तो कोई इंजर्ड नहीं है। और कहते वो भाग के खेत में छुप गए थे। क्यों छुप गए थे? पुलिस अगर खेत में छुपती है तो उनको पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहिए। अगर वो आ भी गए, इस तरह की हरकत करेंगे तो उनको बर्खास्त किया जाए, उनको सख्त सजा दी जाए। वहीं पे उनको मर के आना चाहिए था, जैसे मेरा पति मरा है, वहीं पे मर के आना चाहिए था। वरना वो पुलिस डिपार्टमेंट के लायक ही नहीं है, उनको रखा ही ना जाए। उन पे कार्रवाई की जाए कि आइंदा से कोई गलत ड्राइवर अपने साहब को छोड़ के ना भागे। अगर भागता है तो ये पोस्ट ही हटा देनी चाहिए। मैडम, आपको लगता है कि उनके पास कुछ ऐसे सेंसिटिव केसेस थे जिसे वो देख रहे थे? और आपको लगता क्या है? आपको क्या लगता है? ये बालू खनन का था, फिर जो ये गांव था, कौन सी गांव, अस्थान गांव था, वो पूरे स्टेट के लिए सेंसिटिव था। अस्थान गांव का जो ये जो है कांड था, वो छोटी मोटी बात थोड़ी थी। वो केस उनको सौंपा गया था, उसमें जितने भी लोग थे वो छोटे लोग थोड़े थे। ऐसे कुंडा में जितने भी केसेस सब सेंसिटिव है, सब हाई प्रोफाइल के थे। तो ये थी परवीन आजाद साफ तौर पर अपनी लड़ाई को आगे ले जाते हुए, ये कहते हुए कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगी। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, देवरिया, आज तक। उत्तर प्रदेश के डीएसपी की हत्या और लगातार बढ़ रहे क्राइम ग्राफ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब चूंकि सरकार के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो सवाल उनकी काबिलियत पर भी उठने लगे हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम तो अब यहां तक कहने लगे हैं कि मौजूदा हालात को संभाल पाना अखिलेश यादव के बस की ही नहीं है। आपने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं उसमें नेताजी को खुद आगे आकर जो है गद्दी संभालनी चाहिए, जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की है वो बहुत ही तशवीशनाक है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अवाम से सिर्फ वादे हो रहे हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम हालात को देखते हुए मैं समझता हूं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसको कोई तजुर्बा ना हुकूमत चलाने का, और वो भी इतनी बड़ी रियासत,
और इतने बड़े सूबे को चलाना आसान काम नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि वो चीफ मिनिस्टर जो नाकाम चीफ मिनिस्टर है, ऐसी सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पा रही है, हालात उत्तर प्रदेश के खराब से खराब होते जा रहे हैं। तो बहरहाल मुलायम सिंह यादव साहब एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं और मैं समझता हूं कि उनके आने के बाद शायद कुछ हालात बेहतर हों, क्योंकि वो खुद भी कई दफा अपने बेटे की बनाई हुई सरकार पर काफी तनकीद कर चुके हैं। वो खुद कह चुके हैं ये सरकार काम नहीं कर रही है, इस सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो जब खुद पार्टी का सदर ये इस बात को कबूल कर रहा हो तो उनको भी इस पर सोचना चाहिए कि एक ना तजुर्बेकार चीफ मिनिस्टर को हटाकर खुद बैठे और जो आवाम की उम्मीदें हैं, जो मुसलमानों की उम्मीदें, जो अक़लियतों ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं और जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। क्यों कि उत्तर प्रदेश में वोट अखिलेश यादव को नहीं दिया है मुसलमानों ने। हर कोई इसे अपने अपने तरीके से देखता हुआ, समझता हुआ, बोलता हुआ, क्या कानून व्यवस्था को धर्म और उसी के से जोड़ देना सही रहेगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो इमाम साहब से पूछा जाना चाहिए। जब समाजवाद समाज की परवाह करना छोड़ दे, जब सरकार सोचना बंद कर दे इंसाफ के बारे में, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पर सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश की व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे अखिलेश यादव? हमने एफआईआर में नाम जिसका दिया है उसकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सपा के गुंडों बदमाशों का, माफियाओं का राज चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, अवाम से सिर्फ वादे हो रहे हैं। मृतक की पत्नी द्वारा एक मिनिस्टर का नाम लेने पर उसके खिलाफ बिना किसी विलंब किए हुए मुकदमा जैसा बताया वैसा लिखा गया। अपराध और अपराधियों के सामने अखिलेश यादव का आत्मसमर्पण, इन 4 आ के अनमोल अनुप्रास ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आतंक को ऐसा अलंकार बना दिया है कि पूछना पड़ता है कि अखिलेश ने डुबो दिया। वहां पे इंटेंशनली इनको बुलाए थे, बुला करके मारते हैं, पीटते हैं। वो घाव देखकर कोई भी पागल हो सकता है, कोई भी यही गुहार लगाएगा और इंसाफ मांगेगा। स्वयंभू राजा के अपराध की सल्तनत में लोकतंत्र के सुल्तान के ऐसे समर्पण की वजह क्या है? इसकी जड़ें अखिलेश की नौजवानी में है या मुलायम की मोहब्बत में? 57 मंत्रियों में 30 भारतीय दंड संहिता के सताए हुए हैं। क्या हैरत अगर 40 के मुख्यमंत्री के माथे पर 6 महीने के भीतर 2437 हत्याओं का मुकुट था। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो हर मामले में बुरी तरीके से फेल हुई है। विकास नाम का कोई काम नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से खराब है, चरमरा गया है। भले उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश में बदल गया हो, लेकिन मुलायम के लिए ये बेटे का सवाल है और रामगोपाल यादव के लिए भतीजे का। और सत्ता की पारिवारिक पेशकश में सामाजिक सुरक्षा सिर्फ एक इत्तेफाक होती है। मुकदमा जैसा बताया वैसा लिखा गया। इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है कि मिनिस्टर हो या कोई हो, अगर उस पर आरोप लगता है तो कार्रवाई होगी। अखिलेश सरकार के अभी 1 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, लेकिन इतने कम दिनों में ही फजीहत इतनी ज्यादा हुई कि पूछिए मत। राज्य की कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। तभी तो कोई उनके इस्तीफे की मांग कर रहा, तो कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की। कुल मिलाकर ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि कहीं अखिलेश राजकाज चलाने में फेल तो नहीं हो गए। भारतीय राजनीति में एहसान का इनाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली गैंगरेप पर आंखों में आंसू भरकर आह बोलने वाली जया बच्चन की बोली बता देगी कि कलंक की इतनी घनी कालिख के बावजूद अखिलेश के इत्मीनान की वजह क्या है। युवा नेता है, सबसे यंग है, उसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर यंग लोग इस कंट्री को नहीं संभालेंगे तो हम जैसे बुजुर्गों ने क्या किया वो तो आप देख ही रहे हैं। कुंडा से लखनऊ के बीच गायब लोकतंत्र बता रहा है कि न राजा खत्म हुए हैं और न राजतंत्र। फर्क सिर्फ इतना है
कि अब राजाओं ने चुनावी जीत की चूना ओढ़ ली है, इसलिए उनकी वंदना भी करनी होगी और जय भी बोलना होगा। उंगलियां तो तब भी उठी थी जब सत्ता संभालते ही अखिलेश यादव ने तमाम आरोपों और मुकदमों को दरकिनार करते हुए राजा भैया को जेल मंत्री बनाया था और कैबिनेट का दर्जा दिया था। तब ये कहा गया था कि राजा भैया के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि राजा भैया की वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसी मुसीबत में फंस जाएगी कि उसके नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। शमशेर सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।